नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इन तीन चीज़ों के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो काम को करने वाला होता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एक वाक्य हम लोग बनाते हैं, राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है, इंग्लिश इसकी बनेगी राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट। अब इस वाक्य को अगर हम ध्यान से देखें तो खेलना एक क्रिया है, और अगर क्रिया से यानी खेलना से हम यह प्रश्न करें कि कौन खेलता है तो हमें उत्तर मिलेगा राम खेलता है। तो इस तरह से क्रिया से कौन प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से राम इस वाक्य का सब्जेक्ट है, राम इस वाक्य का कर्ता है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट मनुष्य भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कीड़े मकोड़े इत्यादि भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। अंग्रेजी व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में जितने भी सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं उन सभी सेंटेंसेस में जो सिंपल होते हैं, जो साधारण सेंटेंस होते हैं, उन सभी में सब्जेक्ट सबसे पहले लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वर्ब्स के बारे में समझते हैं। वर्ब्स को हिंदी में क्रिया कहते हैं, और इसकी सबसे सरल परिभाषा होती है किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। एक वाक्य हम लोग समझते हैं, पवन क्रिकेट खेलता है। पवन क्रिकेट खेलता है। पवन प्लेज क्रिकेट। इस वाक्य में खेलना एक वर्ब है, एक काम है जो पवन के द्वारा किया जा रहा है। तो जैसा हमने परिभाषा में समझा कि किसी भी काम का करना क्रिया कहलाती है, तो जो खेला जा रहा है वो पवन के द्वारा खेला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि खेलना एक क्रिया है। अंग्रेजी व्याकरण में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कुक, काउंट, क्रॉस, डिप, ड्राई, अर्न, फील, फाइन, फ्लॉट, हैव, हेट, लर्न, लीव। इस प्रकार की बहुत सारी क्रियाओं का इस्तेमाल हम लोग इंग्लिश ग्रामर में करते हैं। हिंदी में हम कहें तो पकाना, गिनना, रेंगना, धोखा देना, नाचना, सजाना, समझाना, गिराना, तैरना, चरना, मिलना, रहना, देखना, खोना, चाहना, झूठ बोलना इत्यादि बहुत सारी क्रियाएं हुआ करती हैं। अब हम आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। वर्ब से कहाँ, क्या, किसको जैसे प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, राम क्रिकेट खेलता है। राम प्लेज क्रिकेट। अब अगर आप वर्ब यानी खेलना से एक प्रश्न करें क्या, अगर आप इस वाक्य के वर्ब यानी खेलना से एक प्रश्न करें क्या, कि खेलता है, क्या खेलता है, तो आपको यह प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा क्रिकेट खेलता है। अतः वाक्य में क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अंग्रेजी व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में जितने भी हम लोग सेंटेंसेस बना रहे हैं उन सभी सेंटेंसेस में ज़्यादातर ऑब्जेक्ट वाक्य के सबसे आखिर में लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुल मिलाकर एक हमने वाक्य ले लिया, राम स्कूल जाता है, और इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गई राम गोज टू स्कूल। अब इस वाक्य को अगर हम सरल रूप में देखें तो राम इस वाक्य का सब्जेक्ट है, कर्ता है। गोज यानी जाना इस वाक्य में वर्ब है, और स्कूल इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से राम सब्जेक्ट, गोज वर्ब और स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से जैसे हमने इस वाक्य में छांटा है वैसे ही आप किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को अलग अलग निकाल सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में जो वाक्य बनते हैं उनमें एक बहुत ही बेसिक सी बात होती है, और वो क्या बात है उसे हम समझाते हैं।
हमने हिंदी में वाक्य बनाया है राम स्कूल जाता है। तो जब कभी भी हम हिंदी में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, राम सबसे पहले आ गया, ऑब्जेक्ट उसके तुरंत बाद आता है ज़्यादातर, और उसके बाद में वर्ब आती है। तो जैसे हमारा वाक्य बना राम स्कूल जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब आती है। और हिंदी में वाक्य बनाते समय सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का क्रम लगभग यही रहता है। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं तो क्रम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट अंग्रेजी वाक्य में भी बनते हैं, जैसे हमने यहाँ बनाया राम, लेकिन अंग्रेजी वाक्य में ऑब्जेक्ट बीच में आने की बजाय सबसे आखिर में लगाया जाता है और वर्ब सबसे आखिर में आने की बजाय बीच में आ जाती है। तो जो हमारा क्रम हो जाता है वह इस प्रकार से होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट सबसे आखिर में लगाया जाता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब यह तीनों क्रम से आते हैं, और जबकि इंग्लिश में सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो इतना सा बेसिक बदलाव हिंदी और अंग्रेजी के वाक्यों में होता है। आगे बढ़ते हैं। मेन किन किन सब्जेक्ट्स का हम लोग टेंस में इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें समझ लेते हैं। हम ज़्यादातर इन सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह लड़का या पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी मीन्स वह लड़की या स्त्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट मीन्स वह वस्तु, मौसम, जानवर इत्यादि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर नाउन जिसे हिंदी में कहते हैं एक वचन की संज्ञा, यानी जो कोई भी वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति एक हो उसे सिंगुलर नाउन बोला जाता है। किसी बच्चे का नाम राम, मोहन इत्यादि सभी सिंगुलर नाउन होते हैं जो संख्या में एक हों। अगर वह संख्या में ज़्यादा हैं तो वह प्लूरल नाउन है, बहुवचन की संज्ञाएं होती हैं, जैसे बच्चे, जैसे कुर्सियाँ इत्यादि। तो इन्हीं मेन सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल हम लोग टेंस में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, किन किन हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल हम लोग टेंस में करते हैं उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में हम इज, एम और आर का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट के परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाओं के रूप में इन वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में हम लोग डिड का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में हम वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट के परफेक्ट और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से फ्यूचर के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग विल और शैल का इस्तेमाल किया करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन के ऊपर आपके पास कुछ जानकारियां हैं। हमने बता दिया कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इस्तेमाल किया करते हैं, लेकिन जब हम टेंस के बारे में सीखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास चॉइसेस हैं। डू या डज में से किसी एक चीज़ को चुनना है, इज, एम, आर में से किसी एक चीज़ को चुनना है, हैज और हैव में से किसी एक चीज़ को चुनना है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी इन जानकारी की, इस जानकारी की जिसके माध्यम से हम बड़ी सरलता से अपना चुनाव कर सकेंगे। तो अगर हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में हैं और डू और डज में से हमें किसी एक चीज़ को चुनना है, तो अगर हमारे सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन तो हम डू लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट रहेंगे ही, सी, इट किसी का नाम या सिंगुलर नाउन तो हम डज लगा देंगे। इसी प्रकार से
प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास 3 चॉइसेस आती हैं, इज, एम और आर। अगर सब्जेक्ट है ही, सी, इट, किसी का नाम, सिंगुलर नाउन, तो हम इज लगा देते हैं। अगर सब्जेक्ट है आई तो हम एम लगा देते हैं। अगर सब्जेक्ट है वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, तो हम आर लगा देते हैं। इसी प्रकार से प्रेजेंट के परफेक्ट और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें हैज और हैव में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट रहता है ही, सी, इट, किसी का नाम या सिंगुलर नाउन, तो हम हैज लगा देते हैं। अगर सब्जेक्ट रहता है आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, तो हम हैव लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, पास्ट टेंस में आते हैं। पास्ट टेंस में जैसे कि हमने बताया कि हम लोग डिड का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि सभी कर्ताओं के साथ में, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में डिड का इस्तेमाल कर दिया जाता है। चाहे सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल नाउन हो, ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नाम हो या सिंगुलर नाउन हो, सभी के साथ में पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में डिड का इस्तेमाल किया जाता है। डिड का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय किया जाता है। पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर में से हमें किसी एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना पड़ता है और वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट रहेंगे आई, ही, सी, इट, किसी का नाम या सिंगुलर नाउन, तो हम वाज लगा देते हैं। अगर सब्जेक्ट रहेंगे वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, तो हम वर लगा देते हैं। इसी प्रकार से पास्ट के परफेक्ट और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है और सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, दे, यू, वी, आई, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में पास्ट के परफेक्ट और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब्स को लगा दिया जाता है। अब हम लोग फ्यूचर के बारे में समझते हैं। फ्यूचर में दो ही हेल्पिंग वर्ब्स का ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग करते हैं, विल का और शैल का। अगर सब्जेक्ट है आई और वी तो हम लोग विल लगा देते हैं। अगर सब्जेक्ट है यू, दे, प्लूरल नाउन, ही, सी, इट, किसी का नेम या सिंगुलर नाउन, तो शैल लगा देते हैं। इसके बारे में और भी रूल्स हैं कुछ, तो जब हम फ्यूचर के वाक्य बनाएंगे तब हम उस समय पर उसे क्लेरिफाई करेंगे।